देखें, IAS 19 है इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। और IAS 19 डील करता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को, ठीक है। अब जब हमारे माइंड में एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट देती है जो IAS 19 के स्कोप में आते हैं। अच्छा, शेयर बेस्ड पेमेंट जो होती है ना, वो तो IFRS 2 के स्कोप में आती है, वो इसमें नहीं आती। शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए हमने IFRS 2 निपटाया हुआ, ठीक है। तो वो भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं शेयर ऑप्शन स्कीम, लेकिन वो क्योंकि उसका स्कोप अलग है तो वो इधर कवर नहीं होते। अदर देन दैट, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे होते हैं ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉय को, उसका एम्प्लॉयर क्या करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसको हम IAS 19 के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कैटेगराइज कर लिया था कि कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, कुछ हमारे पास लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, सही है, कुछ हमारे पास पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्लान होते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सबसे मेजर पार्ट है, बाकी सब आसान है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। और बाद हमारे पास होते हैं टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन के अंदर हमारे पास वो बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को निकालते वक्त दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन ये है कि अप टू 12 महीने शॉर्ट टर्म में कवर हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मोर देन 12 मंथ्स की बेनिफिट्स जो कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ना हो। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और टर्मिनेशन जो से निकालते वक्त दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा जो मेजर इश्यूज है मैं पहले उसको डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो हमारे पास होते हैं उसको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो भी स्कीम होगी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अच्छा इसमें यूजुअली हम बात करते हैं पेंशन की ना, तो कंपनी की जो पेंशन स्कीम होती है, तुम लोगों ने टैक्स के पेपर में भी पढ़ा होगा पेंशन के बारे में। तो कंपनी की जो जी। पेंशन स्कीम होती है, टैक्स में तुम लोगों ने पढ़ा था, एक ऑक्यूपाइड पेंशन स्कीम होती है और एक पर्सनल पेंशन स्कीम होती है। हम उसको इस कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर रहे यहाँ पर। ठीक। पेंशन स्कीम जो होती है वो 2 तरह की होती है। तो उसमें पेंशन स्कीम में एक हमारे पास होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, और एक हमारे पास होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सही है। अच्छा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में फर्क क्या है? जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है उसमें एम्प्लॉयर जो है ना वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ना, उसके बाद एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता उस फंड से, ठीक है। फंड में पैसे कम हो जाए जो भी हो, सो ड्राइंग एम्प्लॉयर, इसमें कोई। हाँ उसके अंदर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि कितनी लाइबिलिटी होती है, जितना उसे कंट्रीब्यूट करना होता है। अगर उसने कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो कहेगा मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया तो लाइबल है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा, सही। लेकिन जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट तो करता है, कंट्रीब्यूशन तो साइड बाय साइड हो रहा होगा, वो तो पार्ट है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो है, बट कंट्रीब्यूशन के साथ साथ वो क्या करता है, वो बताता है कि जी मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1% ऑफ फाइनल सैलरी के हिसाब से जो भी नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज हैं उसके हिसाब से आई एम लाइबल टू पे। तो इसका मतलब ये हुआ कंट्रीब्यूट करने के बावजूद लाइबल तो है। सो हम कहेंगे उसकी लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है कि अगर फंड्स में कोई गड़बड़ हो जाती है और एम्प्लॉयर का जो ड्यू शेयर बनता है अगर वो नहीं पाया गया तो वो अपनी पॉकेट से पे करेगा, कहीं ना कहीं से उसको पे करना है क्योंकि उसने कमिट किया हुआ है बेनिफिट दूंगा। कंट्रीब्यूशन का कमिटमेंट नहीं है, बेनिफिट की कमिटमेंट की है। तो बेनिफिट तो कुछ भी हो सकते हैं, बेनिफिट बढ़ भी सकते हैं, बेनिफिट कम भी हो सकते हैं, राइट।
ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आते हैं अकाउंटिंग की तरफ। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, पहले मैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बेनिफिट की अकाउंटिंग करेंगे। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। सो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कहता है कि मैं हर साल 10,000 का कंट्रीब्यूशन दूंगा, और एज्यूम कर लेते हैं कि ईयर एंड के ऊपर वो 10,000 का कंट्रीब्यूशन उसने पे ऑफ कर दिया, जमा करवा दिया, व्हाटएवर जो भी है। तो सिंपल अकाउंटिंग क्या होगी? कंट्रीब्यूशन को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिम्यूनरेशन एक्सपेंस, ठीक है, और बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर उसने नहीं पे किया तो पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा एज एन अक्रूड एक्सपेंस। सही है? अगर नहीं पे किया तो अक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, इसके अलावा फंड में क्या मौजूद है, फंड में कितने एसेट्स हैं, फंड से कितना रिटर्न आ रहा है, ये हमारा बिजनेस नहीं है ना, ये हमारा हेडेक ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारी अकाउंटिंग हो गई डन। दिस इज द अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। अगर बाज दफा क्या हुआ, आपने एक्सिस प्रीमियम दे दिया, एक्सिस कंट्रीब्यूट कर दिया, बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपने एक्सिस कंट्रीब्यूशन जमा करवा दिया, तो एक्सिस कंट्रीब्यूशन को आप प्रीपेमेंट रिकॉर्ड कर लो बस। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो एक्सपेंस तो होना ही है उसको, या तो वो अक्रूड होगा या प्रीपेड होगा, बस। और कोई अकाउंटिंग, कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कोई इनकम, कोई गेन, कोई लॉस, नथिंग, कुछ भी नहीं। बनिस्बत इसके जो हम बात कर रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसके अंदर क्योंकि एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट की हुई है ना कि मैं आपको 1% ऑफ फाइनल सैलरी दूंगा, तो हर साल ईयर एंड के ऊपर आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगी दो चीजें, कि आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है और आपके पास फंड में एसेट्स कितने। सही है? कौन करेगा ये एस्टिमेशन? एक्चुअलियल। ये हम खुद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, छोटा फंड है तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सर, नॉर्मली हम एक कस्टोडियन। चीज मुझे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। हम जो ये बात करते हैं पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन, तो जब हम किसी एम्प्लॉय से ऑब्लिगेट मतलब बेनिफिट प्लान में करवा रहे होते हैं, तो हम आज ही उसको बता देते हैं हम कितना ऑब्लिगेशन देंगे, मतलब हम आज ही बता दें हम कितना बेनिफिट देंगे। हमें जो बेनिफिट उसे देना होता है उसकी कमिटमेंट हम आज कर लेते हैं, लेकिन बेनिफिट तो उसको रिटायरमेंट के बाद देना है। हाँ, और जो सही, पीवी कमिटमेंट आप आज मतलब कर लेते हैं। सही, और जो कमिटमेंट होती है हम उसकी ही पीवी की हम पूरी डिस्कशन करते हैं इस वाले जी डिफाइंड बेनिफिट बिल्कुल, प्लान में। एस्टिमेशन की बेसिस के ऊपर 25 साल के बाद जितने एम्प्लॉयज होंगे, जितना रेट उनको कमिट किया गया, उन सबको जमा किया जाएगा और उसकी आज वर्थ फाइंड आउट की जाएगी। यानी कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एस्टिमेशन एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपाउंड और डिस्काउंटिंग इसके अंदर इस्तेमाल होती है। बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है इसकी पीछे। सर कल मैं पढ़ रहा था, मुझसे सब ऊपर से आ रहा था इसका। हाँ, तो मैं तुम्हें सीधा सा आसान अल्फाज में समझाऊं। मैंने एक पेंशन प्लान रन किया, मैं एम्प्लॉयर हूं और तुम तीनों मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, और हमने ये कमिट किया कि भाई तुम्हारी 20 साल की सर्विस का ये प्लान है और जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 1% मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, तुम तीनों जिंदा भी रहोगे, तुम तीनों 20 साल भी पूरे करोगे, सैलरी तुम लोगों की फिक्स्ड है साल की ₹1,00,000, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर साल 1,00,000 का 1% कैलकुलेट करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको 20 साल तक आगे लेके जाऊंगा कि जी 20 साल के बाद मुझे इतना पे करना है। सही है? अब उसकी मैं सिंपल पीवी निकाल लेता हूँ कि जो कुछ मुझे 20 साल के एंड पर ₹1,00,000 के हिसाब से 1% के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देना है, वो आज उसकी वर्थ क्या होती है। तो इसमें भी डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। सर लेकिन मुझे उसमें जो वो था ना इंटरेस्ट कॉस्ट और सेविंग कॉस्ट और ये बाहर है, सब जो आ रहा था उसके ऊपर आते हैं अब। वो सब समझ नहीं हाँ, आता। अब इसकी जो ओवरऑल इसकी जो कहानी है ना, उसमें मैं थोड़ा इसको स्टेप्स वाइज कर देता हूँ, आसानी रहे। पहले स्टेप में हम निकालेंगे एक्चुरियल गेन और लॉस। अच्छा, मेरे मुंह पे क्यों ना एक्चुरियल गेन और लॉस चढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले IAS 19 में एक्चुरियल गेन और लॉस होता था,
वैसे इसको रीमेजरमेंट गेन ऑन लॉस कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद रीमेजरमेंट गेन ऑन लॉस निकालने के बाद हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी इनकम या एक्सपेंस जाएगा। उसके बाद हम उसका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट करेंगे कि बैलेंस शीट में पेएबल या रिसीवेबल कितना जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो ओसीआई भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। ये तीन चीजें हमें करनी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा पहले एक एक्चुरियल गेन और लॉस का फॉर्मेट, फिर उसके अंदर जो चीजें आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुरियल गेन और लॉस अगर हमें निकालना है तो पहले सवाल है व्हाई एक्चुरियल गेन और लॉस, क्यों निकाल रहे हैं भाई। तो अभी तुमने खुद कहा था कि जो एस्टिमेशन होती है ना, ये एस्टिमेशन हम हैंड ओवर कर देते हैं एक्चुरी को। एक्चुरी क्या करता है, एक्चुरी हमारे बिहाफ के ऊपर हमें एस्टिमेशन करने में हेल्प आउट करता है। आसान अल्फाज में समझ लें कि कोई और हमें एसेट्स और लायबिलिटी की एस्टिमेशन करके दे रहा है, सही है। जब कोई हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की एस्टिमेशन करके दे रहा है तो अंडरस्टूड बात है एस्टिमेशन तो चेंज होती रहती है। तो उस एस्टिमेशन के चेंज होने से हमारे पास चेंजेस इन अजम्पशन, हमारे पास गेन और लॉस बुक होता है हर साल, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना या कम होना गेन और लॉस क्रिएट करता है, और एसेट का बढ़ना या कम होना गेन और लॉस क्रिएट करता है। तो जब एक्चुअली अपनी अजम्पशंस को चेंज करता जाएगा तो हर साल उसकी वजह से हमारे पास जो अंडर एंड ओवर का अमाउंट आएगा उसको हम गेन और लॉस बुक कर रहे होंगे, सही है। अच्छा, ये जो रीमेजरमेंट गेन और लॉस आएगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब बड़ा सिंप्लीफाइड है और इसको ओसीआई के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। गेन आएगा तब भी ओसीआई में, और अगर लॉस आया तब भी ओसीआई में, सही है। वो रीवैल्यूएशन वाला सेटअप। जी बिल्कुल, लेकिन रीवैल्यूएशन में थोड़ा सा फर्क है, उसमें लॉस आता है तो वो पीएनएल में जाता है। इसके अंदर गेन और लॉस दोनों कहाँ बुक होंगे, ओसीआई के अंदर बुक होंगे, सही है। अब बात कर लेते हैं वो रीमेजरमेंट गेन और लॉस निकलता कैसे, ठीक है। तो रीमेजरमेंट गेन और लॉस निकालने के लिए हम ले लेते हैं पहले लायबिलिटी अप्रोच इस्तेमाल, हालांकि कंबाइन भी निकलता है लेकिन मैं तो थोड़ा सा अलग करवाता हूँ। पहले हम ऑब्लिगेशन की साइड से निकालते हैं, फिर बाद में इसको मर्ज भी कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले लेंगे पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन एट स्टार्ट। ये कहां से आई होगी, पिछले साल के ईयर एंड से आई होगी। फॉर एग्जाम्पल 18 मैंने एस्टिमेट किया 200 मिलियन की ऑब्लिगेशन है, ये ईयर एंड की ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली जो है ये ऑब्लिगेशन उसने पिछले साल के एंड पे दी होगी, तो मैं उसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा विच इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट हमारे पास आ गई, फॉर एग्जांपल से सपोज 50 मिलियन। उसके बाद मैं उसके अंदर ऐड करूंगा इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे पास आ गई से सपोज 20 मिलियन। अच्छा, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे बेनिफिट्स पेड इफ एनी, बेनिफिट्स पेड। तो एज्यूमिंग मैंने इसमें से जो है वो 50 मिलियन के बेनिफिट्स दे दिए, तो ये जो बैलेंस है ये कितना बच रहा है, कितना बैलेंस बनता है, 220। लेकिन एक्चुअली से जब मैंने 31 दिसंबर की एस्टिमेशन पूछी तो एक्चुअली ने कहा कि 31 दिसंबर पे उसने अपनी कुछ अजम्पशन रिवाइज की हैं जिसकी वजह से ये 240 की ऑब्लिगेशन आ रही है। तुमने मुझे कितना बताया था, 220। अगर 220 की ऑब्लिगेशन पिछले साल की एस्टिमेशन पे और इस साल की कुछ करंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बन रही है तो ईयर एंड के ऊपर वो ज्यादा हो गई ना। तो ये लायबिलिटी में क्या आया, इंक्रीज आया। दिस इज इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी तो एक्सपेंस होता है ना, इसको हम कहेंगे रीमेजरमेंट लॉस। कितने से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, 20 मिलियन से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके जो अंडर इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं दूसरा एसेट साइड कंप्लीट कर लूं। अच्छा, एसेट साइड सर वैसे इससे तो बहुत सारे क्रिएटिव अकाउंटिंग हो सकती है क्योंकि असम्पशन बेस्ड है।
देखो अकाउंटिंग तो एस्टिमेशंस पे ही चलती है, लेकिन इसमें जो अजम्पशंस इस्तेमाल हुई अगर वो IAS 19 की गाइडलाइंस के ऊपर हैं तो फिर क्रिएटिव अकाउंटिंग कैसे होगी? सही। जैसे इसके अंदर है ना एक बड़ा डिबेटेबल इशू चल रहा है IAS 19 में कि जो आप डिस्काउंटिंग रेट लेंगे ना वो कौन सा होगा? प्री टैक्स लिखा हुआ उसमें तो। वो तो एक अलग मसला ना, प्री टैक्स वगैरह। ये तो डिस्काउंट रेट तो बहुत सारे होते हैं। कौन से अच्छा सही सही। कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट का डिस्काउंट रेट लेंगे? अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे जाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जाते हैं, सही है, तो किस पे से लेंगे? हम्म तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। और आप कैसे लेंगे? सही है। इनिशियली इनिशियली IAS 19 ने जो वर्जन दिया हुआ था वो कहते हैं हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो यील्ड होगा ना, IRR रिटर्न, उसको एज अ डिस्काउंट रेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ मुल्कों में तो हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यील्ड मिलता ही नहीं है, फिर वो ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो कंसिस्टेंसी का मसला आ जाएगा, कंपैरेबिलिटी का मसला आ जाएगा। सही है। चल, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता है वैसे इसमें। हाँ, अभी मैं इसको आगे क्लियर करता हूँ। अभी तो इब्तिदाई इश्क है हमारा IAS 19 का। सही है, आगे चल। अच्छा, एसेट साइड पे जब हम जाते हैं तो एसेट साइड के ऊपर एक्चुअली हमें लास्ट ईयर जो उसने हमें फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट दिए थे वो फॉर एग्जांपल हमारे पास थे 180 मिलियन के, जो कि बिगिनिंग में आ गए 1 जनवरी 18 पिछले साल का एंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप क्लियर देखें माइंड के अंदर कि एसेट्स को मेजर करना आसान है बनिस्बत लायबिलिटी के, उसमें एस्टिमेशंस कम है एसेट्स के अंदर, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी ज्यादा है थोड़ी सी ना। तो कंट्रीब्यूशन इनटू फंड्स ये आ गए आपके पास फॉर एग्जांपल 30 मिलियन के। अच्छा, एक चीज है जो दोनों फॉर्मेट्स में कॉमन है, वो है बेनिफिट्स पेड। तो बेनिफिट पेड मुझे ला वही लेना पड़ेगा जो पिछला लिया था मैंने 50। तो बेनिफिट पेड यहाँ से माइनस हो गया, ये बेनिफिट। ठीक है। अब मैं फिर दोबारा क्या करूंगा, फाइंड आउट द टोटल। टोटल कितना है? ये बनता है 200। तो एसेट साइड हमारी 200 के ऊपर आनी चाहिए थी। हमने एक्चुअली से पूछा, उसने कहा एसेट्स 210 के हो गए, एसेट हो गए 210 के। तो इसका मतलब है कितना चेंज आया? 10 एसेट बढ़ गए तो रीमेजरमेंट गेन आ गया 10 का। रीमेजरमेंट गेन आ गया, बैलेंसिंग फिगर 10 की पॉजिटिव। सही है। अच्छा, तो पीछे अब रीमेजरमेंट लॉस आया था 20 का, अब क्या आया? रीमेजरमेंट गेन आ गया। ठीक है। तो हमारा नेट रीमेजरमेंट गेन और लॉस कितना होगा? लॉस आया हमारा 20 मिलियन का और गेन आया हमारा 10 मिलियन। सो हमारा नेट रीमेजरमेंट लॉस आया, नेट रीमेजरमेंट लॉस आया, और ये कहां जाएगा? ये जाएगा OCI। आपका OCI में। सही है। सर अच्छा, OCI में भी जाके प्रीवियस गेम्स को पहले सेट ऑफ करेगा ना? OCI करंट ईयर का होता है। पिछला जो एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस होगा वो तो रिजर्व में पड़ा हुआ होगा। अच्छा तो सॉरी। पहले OCI में जाएगा और फिर वही बात OCI है। से फिर रिजर्व में चला जाएगा इक्विटी साइड के ऊपर। सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ना। ये रीमेजरमेंट गेन और लॉस का तो फॉर्मेट है ना। करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है? करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है? नहीं समझ में आई थी वो। करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है? देखो, हमने फॉर एग्जांपल हमने 50 एम्प्लॉइज के साथ एक प्लान स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2016 पे। सही है। आज हम खड़े हुए हैं
1 जनवरी 17 पर, 31 दिसंबर 16 पे एक्चुअली ने हमें बताया होगा ना कि अगर 1 साल गुजर गया है तो 1 साल का जो एम्प्लॉय का बेनिफिट है उसके ऊपर आप जो भी अमाउंट बनता है उसे बुक कर लो, उसने बुक कर लिया होगा, सही। तो करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। जैसे जैसे एम्प्लॉय काम करता जाएगा ये वैसा ही है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मटेरियल लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी मटेरियल की अमाउंट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो जैसे जैसे काम करते जाएंगे, जैसे जैसे ईयर क्लोज आता जाएगा रिटायरमेंट का, पहले उसने 1 साल की सर्विस दी तो आपने 1 साल का एक्सपेंस बुक किया, फिर उसने दूसरे साल सर्विस दी तो दूसरे साल का इम्पैक्ट भी आएगा, फिर तीसरे साल सर्विस देगा तो हर साल जो सर्विस देने की वजह से पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन पे फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट। सर तो वो जो पीवी हम ऑलरेडी हमारे पास होगी उसमें ये चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता? वो जो पीवी है उसके अंदर पीछे फॉर्मेट पे जाके देखें तो ये पीवी है ओपनिंग, सही है। इसमें इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि वो जो 1 जनवरी पे पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन है फॉर एग्जांपल वो 10 साल की है, ये जो करंट सर्विस कॉस्ट है ये 11वें साल की पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन, सही है। तो जैसे जैसे वो सर्विसेज ज्यादा ज्यादा देता जाएगा अल्टीमेटली इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, फिर दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, अगर तुमने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी हो, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। मैंने टर्मिनोलॉजिकल पढ़ी थी लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आई थी क्या ये जो था पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन हमने निकाली होगी पीछे, ये जो पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन हमारी निकाली है, सही है, ये डिस्काउंटिंग से निकली होगी ना। तो जब हम 1 साल क्लोज होंगे तो जो पीवी होगी वो थोड़ी सी फ्यूचर की तरफ मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये तो IAS 37 में भी हम नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं, जब कंटीजेंट कंसिडरेशन या डेफर्ड कंसिडरेशन निकालते हैं तो उसको भी पीवी के ऊपर वर्कआउट करते हैं, फिर हर साल का जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट होता है वो फाइनेंस कॉस्ट में उठा के डाल देते हैं, वो ही है सेम, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपका एलिमेंट आता है बेनिफिट्स पेड। व्हाट इज बेनिफिट्स पेड? बेनिफिट्स पेड क्या है कि आपने कुछ एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया, क्या किया, उनका जितना भी हिस्सा बनता था वो हिस्सा उठा के उनको दे दिया। क्यों दिया? अब इसको दे दिया उनको हिस्सा उठा के, हो सकता है वो अर्ली मैच्योरिटी की तरफ आ गए, हो सकता है वो छोड़ के जाना चाह रहे हो, आपने कहा तुम्हारा ये हिस्सा बनता है, ये हिस्सा उठा के दे दिया। अपनी पॉकेट से दिया होगा, फंड में से दिया होगा? फंड से दिया होगा। मेरी पॉकेट से तो कैश फ्लो नहीं जाएगा ना, सही है। फंड हमारा एसेट है, तो जब मैं उसको दे दूंगा तो मेरी ऑब्लिगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कम, सही है। और एसेट्स के ऊपर अच्छा सर एक और चीज पता है, जो ईयरली उसी पीरियड में ऑब्लिगेशन में जो रिटायर हो रहे होंगे उनका क्या? किसमें? क्या? जो ये जो अभी स्कीम चल रही है इसी बीच जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे होंगे उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। नहीं बट आपने तो उस एक्सपेक्ट से बताया ना, रिडंडेंसी के वो भी एक्सपेक्ट हाँ, से, देखो टर्मिनेशन के अगर इसके अंदर कुछ ऐसा मिसमैच है कि एम्प्लॉय सारे एक साथ जमा नहीं हुए तो रिटायरमेंट किसी की जल्दी हो रही होगी, वो भी यही है बेनिफिट्स पेड। तो बेनिफिट्स पेड का मतलब है आपने फंड में से उठा के जिसका हिस्सा बनता था वो दे दिया। इसी वजह से इसने 2 जगह अफेक्ट किया, इसने आपकी एसेट की कैलकुलेशन को भी अफेक्ट किया और इसने आपकी लायबिलिटी की कैलकुलेशन को भी अफेक्ट किया। देख रहे हो, दोनों जगह अफेक्ट आ रहा है।
तो दिस इज द ओनली आइटम। अच्छा, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ सर मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट सर्विस कॉस्ट में भी जो एडिशनल एम्प्लॉय होगा, नया एम्प्लॉय होगा जो हमारा, हाँ, वो एग्जिस्टिंग उसका भी एग्जिस्टिंग मतलब हाँ, एग्जिस्टिंग या नया एम्प्लॉय जो अभी तक सर्विस के अंदर है। सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन फंड्स कौन से हैं हमारे? फंड्स वो हैं जो आपने, ये जो हर साल इंडियन आप फंड। हर साल आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये कंट्रीब्यूट हम्म, उठाकर आप कंट्रीब्यूशन उठा के एक पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। और वो एसेट है? वो एसेट है, वो आपका ही तो है जो आपने इसके बिहाफ तो के लिए रखा वो हुआ है। कैसे? मसलन तुम एक जगह कमेटी डाल रहे हो, सही है, ठीक। वो कमेटी तुम्हारी होती है, जितना अमाउंट इसके अंदर तुम्हारा होता है। जी। तो ये जो जी। ये पैसा ये एम्प्लॉय के बिहाफ पर हम कहाँ डाल देते हैं? एक फंड में डाल देते हैं। फंड कौन मैनेज करता है? फंड, लेकिन वो हमने अच्छा सर, एक्चुअली। मैं एक चीज पूछ लूँ सर? जी जी बोले। सर आज टाइम 0 है, जी ठीक है। आज के पर्सपेक्टिव से ये जो पीवी हम निकाल लेते हैं, कितने से की देते हैं इसमें, कितने से की पीवी लेते हैं? पहला साल है, हाँ, आज टाइम 0 है, तो आज ईयर से ईयर 25 साल। ईयर एंड के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। बिगिनिंग में तो नहीं आएगी ना, ईयर एंड के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। नहीं ईयर एंड के सर, ऊपर मेरा क्वेश्चन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो फंड है, जो ऑब्लिगेशन है, इसकी मेच्योरिटी क्या है? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अच्छा। आज आपने 1 जनवरी को एक प्लान स्टार्ट किया, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, हम्म 25 साल उसकी मेच्योरिटी है, हम्म सही है। तो आप ईयर सही है। एंड के ऊपर जो पीवी ऑफ हम्म ऑब्लिगेशन बुक करेंगे वो 25 साल का एक्सपेंस को ही होगा। एक साल का होगा। रिटायरमेंट के वक्त 100 एम्प्लॉयज को या रिमेनिंग एम्प्लॉयज को जो आप 1 साल का अमाउंट पे करेंगे उसकी आप पीवी वर्कआउट कर लेंगे, सही है। वो अच्छा। क्या आ गई? पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन आ अच्छा। गई। अगले साल क्या करेंगे? मैं, मेरा सवाल पता है क्या था? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर टाइम 25 साल के ब्रैकेट में, टाइम ईयर 3 में जो हम कोई नया एम्प्लॉय आएगा, तो उसका जो है वो ईयर, तो मतलब वो तो फिर विद इन 25 के ब्रैकेट में तो नहीं आएगा ना। वो तो उसका जो 25 ईयर होगा, वो तो वो बियॉन्ड 3 ईयर्स होगा। हाँ, उसकी उसकी अलग कैलकुलेशन डाल करके 25 डालेंगे, बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि कुछ अरसे बाद ना, जब ये स्कीम शुरू होती है तो कुछ अरसे बाद वो क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं नए वालों के लिए। यहाँ लाके रोक दिया उसको, नो न्यू एम्प्लॉय विल बी एंटर्ड। फिर ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है, सही। सही है। फिर ये सीधा सही है। जब तक ये स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, एम्प्लॉय आते जा रहे हैं, नया आया, तो वो एक्चुअली इसको मेजर कर रहा होगा ना कि पुराने वालों के अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी है, नए आने वालों के अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी है, सही। बस बस सर। इसमें बस मॉडिफिकेशंस सही है, भी अभी होती एक हैं, और। इसमें मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो समझ में आता है, हम ये सर कल से। हाँ। हर साल अपनी पॉकेट में से उठा के देंगे, वो हमारा हम्म कंट्रीब्यूशन है। और एक कंट्रीब्यूशन हम्म एम्प्लॉय की सैलरी से निकल रहा होगा, वो उठा के फंड में डाल देंगे, सही है। हम्म। अच्छा, फिर एक चीज रह जाती है इसके अंदर, रिटर्न बाय द ऑन। वे, हमारा कंट्रीब्यूशन में तो लाइबिलिटी होगी ना? हमारा हमारे ऊपर नहीं कंट्रीब्यूशन होगी। हमारा कंट्रीब्यूशन तो हमने दे दिया ना, फंड में डाल दिया ना, कौन सी लाइबिलिटी डाल दिया, तो कौन सी हमारे लाइबिलिटी? ऊपर कैसे अगर हम एम्प्लॉय से कमिट कर लेते हैं कि हम अदर देन जो बेनिफिट्स हैं हम ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे, तो वो तो लाइबिलिटी नहीं होगी। अभी मैं दिखाता हूँ ना लाइबिलिटी कैसे होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी एस्टिमेशन ये है कि 100 मिलियन की ऑब्लिगेशन है और मेरे फंड में 100 हम्म मिलियन पड़ा हुआ है, तो मैंने तो कमिटमेंट पूरी कर दी ना। हम्म सही। लाइबिलिटी का तो चक्कर हम्म। ही आएगा कि मैंने ऑब्लिगेशन वर्कआउट की और उसने बताया आपकी ऑब्लिगेशन 100 मिलियन है और फंड में पैसा 80 मिलियन रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो 80 मिलियन तो कंट्रीब्यूट कर दिया ना मैंने लाइबिलिटी के अगेंस्ट। अब कौन सी लाइबिलिटी भाई? तो वो कहेंगे 20 हम्म मिलियन की लाइबिलिटी, हम्म हम्म। सही है। अभी आते हैं हम उसके ऊपर, सही बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट सही। के ऊपर। अच्छा, ये जो रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है ना, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये क्या है? ये जो पैसा है ना फंड का, ये आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ हुआ होगा, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई हुई होगी? कैपिटल एंड मनी मार्केट के अंदर।
लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, सही है। डेट इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, वहां रिटर्न आ रहा होगा, वहां से हर साल रिटर्न आ रहा होगा, सही है। वो रिटर्न पुराने वालों पे भी आ रहा होगा, फिर इस साल जो फर्दर कंट्रीब्यूट होगा उस पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे फंड में पैसे आते जाएंगे रिटर्न बढ़ता चला जाएगा, सही है। सही। बाकी क्या बचा, सारे कंपोनेंट्स हो गए। तो हम सवाल पे आते हैं, सही है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल से मैं जरा पीएनएल एक्सट्रैक्ट क्रिएट करूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंस शो करते हैं ना। तो अगर मुझे पीएनएल एक्सट्रैक्ट का अमाउंट पूछा जाए, वैसे तो तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो हेडिंग वाइज बनता है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एडमिन, हर एक्सपेंस की अपनी अलग जगह है। मैं इस वक्त समराइज करके बता रहा हूँ। तो हमारा जो पहला एक्सपेंस है इस साल का वो क्या है, ये पार्ट कहाँ जाएगा, ये पार्ट कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। ये पार्ट कहाँ जाएगा, ये भी पीएनएल में जाएगा। तो सर्विस कॉस्ट मैंने कितनी ली थी, सर्विस कॉस्ट मैंने ली थी 50 मिलियन, इंटरेस्ट लिया था 20 मिलियन, 50 और 20, 50 और 20, 50 मिलियन और ये 20 मिलियन। अच्छा, रिटर्न जो होगा वो इनकम होती है, रिटर्न ऑन एसेट, ये मैंने 40 मिलियन का लिया था। नेट ऑफ करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस बुक हो रहा है इस पूरे प्लान का। यूजुअली क्या होता है कि ये जो है ना करंट सर्विस कॉस्ट, क्योंकि ये वर्कर से रिलेटेड है तो ये सैलरी का पार्ट है। नॉर्मली अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देते हैं, और अगर ये ऑपरेटिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है तो एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं। इसका हेड हम देख के बनाएंगे सवाल में क्या होता है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ये हैं फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट, फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनेंस इनकम। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीबीआईटी के बाद एडजस्ट हो रहा होता है। उसके बाद नीचे हम क्या डालते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम क्या चीज लेके जाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम लेके जाते हैं रीमेजरमेंट गेन ऑन लॉस। हमारे केस में क्या आ रहा था, 10 का रीमेजरमेंट, 10 मिलियन का। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, ये पीएनएल का पार्ट बन गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट बड़ी सिंपल है, अगर पहला स्टेप हुआ है तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, एसएफपी का एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट में ईयर एंड के ऊपर हम देखेंगे कि हमारी पी ऑफ ऑब्लिगेशन उसने क्या वर्कआउट करके दी है हमें एक्चुअली ने, और उसमें से माइनस कर देंगे एफवी ऑफ प्लान एसेट। ज्यादातर ये जो प्लान्स होते हैं ना ये फंडेड प्लान होते हैं। फंडेड की निशानी क्या है, पैसा जमा करना, ठीक है। अनफंडेड भी हो सकते हैं, मर्जी आपकी। अच्छा, पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन का एंड था 240 और उसका था 210, 240 और 210, इसको लेके चलते हैं 240 210। तो 240 की ऑब्लिगेशन बताई एक्चुअली ने, और फंड में कितना अमाउंट वो कह रहा होगा 210 का एस्टिमेटेड। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 30 मिलियन की नेट ऑब्लिगेशन हो। सही है, सेट है। चले अब हम जो ना वो